का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल पे। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि अब मनी 9 पर यूट्यूब का परिवार 1 मिलियन का हो गया। जी हां, हम इस परिवार में 10 लाख से ज़्यादा सदस्य हो गए हैं मनी 9 के केवल हिंदी यूट्यूब चैनल पर। बाकी सबको मिला लें तो ये परिवार और ज़्यादा बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है, विनती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। इस कॉन्टेंट को जो आपके काम का है, ज़िंदगी जेब से जुड़ा हुआ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाइए लोगों तक, जिससे कि हमारा परिवार आगे भी बढ़ता रहे। शुरुआत करते हैं आज के मनी सेंट्रल की। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं खबरों के विश्लेषण के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें शामिल की गई हैं इस शो में। शुरुआत होगी $1 रुपए की खबर के साथ। आसानी से मिल जाएंगे रुपए के बदले डॉलर। आरबीआई नियम बदल रहा है, कुछ नए व्यवस्था लेकर आ रहा है। क्या व्यवस्था है, क्या नियम है, ये जानेंगे। फसल बीमा योजना के में होगा बदलाव। क्या बदलाव होगा, बजट में उसकी आपको रूपरेखा देखने को मिल सकती है। क्या बदलाव प्रस्तावित हैं, ये जानेंगे। क्या बता रहे हैं कैट के आंकड़े। कैट भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे कहते हैं, वो जीडीपी के 1% के आसपास रह गया है। क्या छिपा है इस आंकड़े के भीतर, ये जानेंगे। सरकार क्यों बेच रही सस्ता चावल। जी हां, आप भारत आटा नहीं, भारत चावल भी बिका करेगा। क्यों सरकार बेच रही है, खाद्य महंगाई को लेकर कैसी तस्वीर बनती दिख रही है, उभरती दिख रही है, इसको जानेंगे। दिन की सबसे बड़ी खबर, लाल सागर में तनाव से मची अफरा तफरी। ये तनाव अब थोड़ा सा ज्यादा तीखा हो गया है। पूरी दुनिया के बाजार, पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री, पूरी दुनिया के देश अब थोड़े अफरा तफरी में है। क्या ये तनाव है, कितनी अफरा तफरी है, किन चीजों को लेकर है, क्या कुछ है, ये सब कुछ जानेंगे दिन की बड़ी खबर में। और फिर चर्चा होगी मनी 9 के सर्वे की। आज बात परिवारों के खर्च की। कल हमने कमाई की थी, आज खर्च की करेंगे। भारत के परिवार दरअसल खर्च कैसे करते हैं, किन चीज़ों पर करते हैं, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है खर्च के मामले में। खर्च का नज़रिया आज देखेंगे, खर्च का पन्ना पलटेंगे सर्वे में और निकाल के लाए हैं बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हम आपके लिए। ये आज दिन की एक और बड़ी खबर होगी। शुरुआत रिजर्व बैंक की खबर के साथ। देश में करेंसी एक्सचेंज को गति देने के लिए रिजर्व बैंक ने मनी चेंजर्स नाम से नई कैटेगरी का प्रस्ताव दिया है। किसी अधिकृत एजेंसी के फॉरेक्स प्रतिनिधि बनकर मनी चेंजर्स का काम किया जा सकेगा। अब मौजूदा व्यवस्था में मनी चेंजर्स के लिए रिजर्व बैंक अधिकृत डीलर्स को ही लाइसेंस जारी करता है। सर, आरबीआई की नई व्यवस्था में क्या होगा, कैसे काम करेगी? शुभम, भारत में मनी चेंजर जैसी कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप दुनिया के अलग अलग देशों में जाएं तो आपको हर देश में मनी चेंजर्स जरूर मिलेंगे। और मनी चेंजिंग दुनिया का बहुत पुराना कारोबार है, लगभग 400-500 साल 600 साल पुराना कारोबार है। जब मुद्राओं की व्यवस्था नहीं थी तब भी मनी चेंजर्स होते थे, जो कारोबारियों से, ट्रेडर्स से एक देश की मुद्रा लेते थे और उसके बदले दूसरे देश की मुद्रा बदलते थे। भारत में विदेशी मुद्रा के कानून शुरुआत से बेहद सख्त रहे और इसलिए ऑथराइज्ड डीलर्स को लाइसेंस लेने पड़ते थे और वो डीलर्स ही आपको विदेशी मुद्रा के विनिमय की सुविधा देते थे, जिनके पास जाकर आप भारतीय करेंसी देकर विदेश यात्रा पर जाने के लिए और बाकी ज़रूरतों के लिए करेंसी ले सकते थे। अब लंबे समय बाद रिजर्व बैंक को ये महसूस हुआ कि विदेशी मुद्रा की मांग देश में बढ़ रही है। अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में, इलाकों में भी लोग ट्रैवल करते हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा की मांग की ज़रूरत होती। इसलिए अब कानून में बदलाव किया जा रहा है, व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। इस बदलाव के पीछे एक और बड़ी वजह है कि जो फेमा कानून आया था हाल में, उसमें भी थोड़े उदारीकरण किए गए थे, लिबरलाइजेशन किए गए थे। तो इसलिए अब ऑथराइज्ड डीलर्स मनी चेंजर्स अपॉइंट कर सकेंगे, यानी उनके फ्रेंचाइजीज, उनके लोग अलग अलग जगह मनी चेंजिंग कर सकेंगे। तो इसलिए इस बात की संभावना है कि अब छोटे शहरों में भी, जहां आमतौर पर विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, बैंकों में भी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि डेडिकेटेड ब्रांचेस पर ही मिलती थी, तो आप अगर किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आपको बड़े शहर में जाकर अपनी विदेशी मुद्रा का विनिमय कराना पड़ता था। ये सुविधा वहां मिलने लगेगी। सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। बजट अनुमान की तुलना में चालू वित्त वर्ष में इस योजना का बजट 28% बढ़कर 17,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024 के लिए 13,625 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वित्त मंत्रालय ने अब तक कृषि मंत्रालय को इस योजना के तहत 12,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए कृषि मंत्रालय अतिरिक्त बजट की मांग कर सकता है। सर, क्या कोई फेरबदल हो रहा है इस योजना में जो इतना बजट की जरूरत पड़ रही है? इस साल फसल बीमा योजना में किसानों
को शामिल करने की रफ्तार थोड़ी बढ़ी, ज़्यादा किसानों ने इसे अपनाया और इसमें अपने आप को इनरोल किया। इसकी बड़ी वजह एक तो खरीफ के फसल के दौरान पार्शली सूखे और बाढ़ की स्थिति थी, पर्यावरणीय आपदाएं थी, और इसलिए ये देखा गया कि इस साल जो सरकार ने करीब करीब 40 मिलियन का लक्ष्य रखा था उसका अधिकांश हिस्सा पूरा हो गया है, और अगले साल इसमें और ज़्यादा किसानों के आने की संभावना है, और इसलिए अगले साल इसके बजट में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हैं जो इस फसल बीमा योजना में हमें देखनी होगी कि क्या इस बार के बजट तो नहीं आना है, अंतरिम बजट में घोषणा होती कि नहीं होती। सरकार पिछले 6 महीने से इस बात के संकेत दे रही कि फसल बीमा योजना के दायरे में विस्तार किया जाएगा, इसे थोड़ा और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा जिससे कि बड़ा कवरेज हो सके, और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी इसमें जोड़े जाने की संभावना है जिसमें किसानों को के और घरेलू सामान के बीमा को भी जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें कि उनके ट्रैक्टर्स या उनके घरेलू सामानों को भी इसमें जोड़ा जा सके। तो क्या ये भी व्यवस्था आती है, और अगर यह ऐसा आता है तो फिर फसल बीमा योजना का दायरा और बढ़ेगा। कई सारे राज्य ऐसे हैं जो ये मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, पुदुचेरी, इन्होंने कहा है कि फसल बीमा को यूनिवर्सल कर दिया जाए। अभी ऑप्शनल है, यूनिवर्सल नहीं किया गया है। यूनिवर्सल का मतलब कि सबको उपलब्ध हो, जितने किसान हैं उनके लिए सबके लिए एक समान रूप से लागू हो, क्योंकि अभी ये फसल बीमा कुछ खास किसानों के लिए जिनकी आय वर्ग है, एक निर्धारित आय वर्ग के किसान होते हैं, उनके लिए लागू किया जाता है। तो अब कुछ राज्य से यूनिवर्सलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं। तो इस बार अगर खेती के लिहाज से देखें तो फसल बीमा योजना आने वाले 4-5 महीनों में बजट की रोशनी में या अगले वित्त वर्ष की रोशनी में एक महत्वपूर्ण बदलाव और घोषणा के तौर पर सामने आ सकती है। टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से मांग की है कि डायरेक्ट टू मोबाइल सेवाओं के लिए आवंटित होने वाले स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाए। टेलीकॉम कंपनियों की मांग ऐसे समय पर आई है जब सरकार टीवी सेवाओं को बिना डेटा कनेक्शन के सीधे मोबाइल पर देने का विचार कर रही है। इसके लिए सरकार अलग से स्पेक्ट्रम रिजर्व कर सकती है। सर, ये डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्शन कम्युनिकेशन क्या है? डायरेक्ट टू मोबाइल एक तकनीक है जिसमें डिजिटल टीवी का कनेक्शन आपके मोबाइल पर सीधे आ सकता है। आमतौर पर जब आप कोई टीवी का प्रोग्राम या बाकी चीज़ें देखते हैं तो दो तरह से आपके पास आता है, या तो आप OTT नेटवर्क के जरिए जाएं जिसमें कि आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं और इंटरनेट से उस कार्यक्रम को देखते हैं, या आप जिस टीवी को घर में डिजिटल टीवी या डिश टीवी के जरिए देखते हैं। पर D2M एक तकनीक है जिसमें आपका मोबाइल सीधे डिजिटल टीवी का कनेक्शन ले सकेगा, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की ज़रूरत होती है, तभी ये मोबाइल तक पहुंच पाएगा। यह नया सेक्टर, इसको खोले जाने की बात चल रही है। मोबाइल कंपनियों का ये कहना है कि इस स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करना चाहिए। दरअसल जद्दोजहद ये है कि ये पूरी तरह से कंटेंट और डिजिटल टीवी कंपनियों के पास ना रह जाए। मोबाइल कंपनियां भी चाहती हैं कि डायरेक्ट टू मोबाइल कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम में उनकी भी हिस्सेदारी हो और वो भी इन सेवाओं को संचालित कर सकें। देश से सर्विस निर्यात में हुई बढ़ोतरी और वस्तु व्यापार कम होने की वजह से इस साल सितंबर तिमाही के दौरान चालू खाते का घाटा यानी CAD घटकर $8.3 अरब रह गया, जो GDP का सिर्फ 1% है। पिछले साल सितंबर तिमाही के दौरान CAD $30.9 अरब पर था, जो GDP का करीब 4% हुआ करता था। इस साल सॉफ्टवेयर बिजनेस और ट्रैवल सेवाओं का एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से सर्विस निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से CAD में गिरावट दर्ज की गई है। सर, क्या बता रहे हैं CAD के आंकड़े? करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े में कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें छिपी हुई हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में स्लोडाउन है, उसके कारण भारत के CAD में गिरावट हमें दिखाई दे रही है। भारत के आयात में भी उल्लेखनीय रूप से कमी आई है, और एक हिस्सा ऐसा है जिसने इस बार CAD को संतुलित करने में मदद की। चालू खाते का घाटा आमतौर पर विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी का या इनफ्लो और आउटफ्लो का अंतर होता है। $8.3 बिलियन का घाटा दूसरी तिमाही के दौरान, सेकेंड क्वार्टर के दौरान दिखाई दिया है। इसमें भी जो गुड्स का ट्रेड डेफिसिट है, चूंकि भारत का आयात कम हुआ था तो इसलिए उसमें भी कमी आई है, जो हमें आंकड़े में दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये कि जो भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चुनाव की वजह से सामाजिक योजनाओं पर सरकार का खर्च बढ़ने की वजह से इस साल वित्तीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट सरकार के लक्ष्य को पार कर सकता है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने यह अनुमान लगाया है। उसके मुताबिक इस साल वित्तीय घाटा GDP का 6% रहने का अनुमान है। सरकार का जो अनुमान था वो 5.9% का हुआ करता था। सर, ये कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है? ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस साल से शुरुआत से सरकार लगातार, अगर आप वित्त मंत्रालय के बयानों को देखें, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से की गई टिप्पणियों को देखें और तमाम अन्य आकलनों को देखें, तो ये कहा जाता रहा था कि भारत का राजकोषीय घाटा बजट के लक्ष्य के नियंत्रण में रहेगा। लेकिन अब चीज़ें बेहात होती दिखाई दे रही हैं, और जब आखिरी तिमाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आखिरी तिमाही शुरू होने वाली है और जिसमें भी उस तिमाही के बीचों बीच इस साल का बजट या इस साल का हिसाब किताब आ जाएगा, बजट तो नहीं आएगा, तब जो संकेत मिल रहे हैं वो राजकोषीय घाटे के बेहात होने
होने के या लक्ष्य से बाहर जाने के दिखाई दे रहे हैं। ये तो आंकड़ा इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि भारत में सरकार का कर्ज जीडीपी के बराबर पहुंचने की संभावना या आशंका पहले से जाहिर कर दी गई है IMF की तरफ से। अभी भी भारत में कर्ज करीब 83-84% है और भारत का जो राजकोषीय घाटा है वही उसके कर्ज की ज़रूरत होती है। सरकार उतना ही कर्ज लेती जितना उसका राजकोषीय घाटा होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दो बड़े मद हैं जहां पर सरकार का खर्च नियंत्रण से बाहर हो रहा है। उसमें एक है खाद्य सब्सिडी और दूसरा है फर्टिलाइजर सब्सिडी। इन दोनों पर सरकार के खर्च में का नियंत्रण बाहर जा रहा है। हालांकि इस बार जब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आई थी तो हमने इस बात पर इशारा भी किया था कि राजकोषीय घाटे को रोकना इस बार सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया कि घाटे को नियंत्रित करने के लिए खर्च को सीमित रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद इस बार राजकोषीय घाटा लक्ष्य से बाहर निकल जाए। अधिकतर फसलों के उत्पादन में आई कमी और रबी फसलों की खेती पिछड़ने की वजह से खाद्य महंगाई अगले साल भी चुनौती बनी रह सकती है। दलहन, अनाज, मसाले और चीनी का उत्पादन घटने की वजह से लंबे समय तक खाद्य महंगाई ऊपरी स्तर पर बनी रह सकती है। निकट भविष्य में इसके कम होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इस बीच चावल की महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलो की दर से चावल बेचने का फैसला लिया है। चावल की ये बिक्री नेफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार के आउटलेट के जरिए की जाएगी। भारत ब्रांड के तहत सरकार पहले ही आटे और दालों की बिक्री भी कर रही है। सर, खाद्य महंगाई को लेकर किस तरीके की तस्वीर बनती दिख रही है? खाद्य महंगाई फिलहाल सरकार की तरफ से कोशिशें सांकेतिक हैं, टोकन कोशिशें हैं भारत ब्रांड आटा या चावल बेचने की, क्योंकि नेटवर्क बहुत छोटा है और भारत में अनाज की और इनकी मांग इतनी बड़ी है कि सरकार की ये बिक्री कोई गुणात्मक रूप से महंगाई की परिस्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि बड़ी आपूर्ति इससे बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन सरकार ने, अगर आप पिछले साल से देखें तो जून से लेकर अभी अगस्त तक और दिसंबर तक कई सारी कोशिशें की हैं खाद्य महंगाई को रोकने की। इसमें निर्यात पर प्रतिबंध लगाना है, स्टॉक्स की सीमा बदलने का है। लेकिन अब जो रबी की बुआई के आंकड़े हमारे सामने हैं, खरीफ के उपज में कमी जो आंकड़े हमें मिले थे, उस आधार पर खाद्य महंगाई का दबाव अब इस साल रबी के मौसम तक रहेगा। कम से कम अभी तक तो ऐसा दिखाई दे रहा है। रबी के मौसम के बाद, रबी की बुवाई का आंकड़ा आने के बाद और पैदावार का आंकड़ा आने के बाद हम अगले साल के खाद्य महंगाई के आंकलन पर जा पाएंगे। लेकिन दूरगामी तौर पर रिजर्व बैंक के भीतर, बैंकों के हलकों में, विशेषज्ञों के बीच में अब इस बात की संभावना शुरू हो गई है, आकलन शुरू हो गया है शुभम की रबी की पैदावार अगर बैक टू बैक दूसरे साल कम होती है लगातार और खरीफ के उत्पादन में भी कमी होती है, तो फिर रिजर्व बैंक का महंगाई का नियंत्रण का पूरा कार्यक्रम और भी एक साल लंबा खींच सकता है। क्योंकि उसके बाद फिर जब रबी के अनाज के बाद अगर खरीफ की फसल अगले साल अच्छी होती, तभी आप ये सोच सकते हैं कि अनाज की कीमतों में कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में ब्याज दर घटने की संभावना, मिडिल ईस्ट में तनाव और अमेरिकी डॉलर में आई नरमी की वजह से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़कर $81 के करीब पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से लाल सागर के रास्ते कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका है। इसके अलावा अगले साल अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद बढ़ गई है, जिस वजह से कच्चे तेल की कीमतों को लगातार सहारा मिल रहा है। सबसे पहले सर, ये जो लाल सागर का तनाव है, इस पर चर्चा करते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं अब इस तनाव को लेते हुए? तो लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 बड़े घटनाक्रम पिछले 24 घंटे के दौरान हुए। पहला घटनाक्रम हुआ है कि जब लाल सागर में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर और स्वेज से लेकर अरब सागर के बीच में ड्रोन के हमले किए, उसके बाद दुनिया की 3-4 बड़ी शिपिंग लाइंस हैं, जिसमें मार्क्स है, जिसमें मेडिटेरियन की शिपिंग लाइंस हैं, इन्होंने अपने जहाज़ों का परिचालन बंद कर दिया और इस जहाज़ों के परिचालन के बंद करने से पूरी दुनिया की सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब होने लगी। उसके बाद अमेरिका की तरफ से इस मामले में दखल दिया गया। अमेरिका की तरफ से हुती विद्रोहियों के ड्रोन्स पर हमले किए गए। उसके बाद अभी सुबह तक एक खबर आई कि जो डेनमार्क की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है मार्क्स, वो अपना संचालन शुरू कर रही है। पर 2 और शिपिंग लाइंस अभी इस संभावना को समझने की कोशिश कर रही हैं कि लाल सागर से सामान को ले जाने में कितना बड़ा रिस्क है। दूसरी एक बड़ी बात है क्योंकि ये महत्वपूर्ण रूट है और इसमें ये रूट चूंकि स्वेज से आता है, तो पूरा का पूरा जो दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट है, जो ब्लैक सी मेडिटेरेनियन को स्वेज के जरिए रेड सी होते हुए इंडियन ओशन तक लेकर आता है। अगर ये रूट बंद होता है, यहाँ खतरा ज़्यादा बढ़ता है,
तो शिपिंग लाइंस ने अब दूसरे रास्ते को तलाशने की कोशिश शुरू की, जो बेहद लंबा है, जो कि केप ऑफ गुड होप होकर जाएगा, अफ्रीका से होकर जाएगा, जो करीब करीब 9000 नॉटिकल माइल्स का है और 10 से 11 दिन ज़्यादा लगेंगे शिप्स को ट्रैवल करने के लिए। चूँकि इस पूरे एरिया में तनाव ज़्यादा है और ज़्यादातर घटनाएं या ज़्यादातर हमले सेमी स्टेट या नॉन स्टेट कैरेक्टर्स के तौर पर तरफ से हो रहे हैं, जो मिलिशिया या विद्रोहियों की तरफ से हो रहे हैं, तो शिपिंग कंपनियों को इनके साथ डील करने में और हैंडल करने में समस्या आ रही है। इसलिए इस बात की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा रहा है कि शिपिंग का ट्रैफिक लिमिटेड रखा जाएगा और शायद कई शिपिंग लाइन्स को अब दूर के रास्ते से ले जाना पड़ेगा। और इसलिए शुभम, शिपिंग प्रीमियम सब 200% तक बढ़ चुके हैं। शिपिंग इंश्योरेंस पे रिस्क प्रीमियम अब 200% से ऊपर तक जा चुके हैं। सर, तो ये केवल कच्चे तेल की ही बात है या और कमोडिटी भी प्रभावित हो रही है इससे? ये रूट कई मायनों में 2-3 चीज़ों के लिए खासा महत्वपूर्ण है। कच्चे तेल और गैस के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण रूट है, क्योंकि इसी रास्ते से दुनिया में कच्चे तेल और गैस का परिवहन होता है और वही सबसे सेंसिटिव भी है। इस परिवहन को अगर दूर तक ले जाया गया या इस परिवहन का रास्ता बदला गया तो कच्चे तेल की सप्लाई रुकेगी, कीमतों में बढ़ोतरी होगी। हमने ब्रेंट की कीमतों में दबाव देखा, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स को लेकर भी ये के परिवहन के लिए भी ये रास्ता महत्वपूर्ण है। बड़ा टैंकर कार्गो और बड़े टैंकर शिप्स जो कि कंटेनर शिप्स हैं जो ब्लैक सी से निकलते हैं, वो भी इस रास्ते से एशिया में के रास्तों में जाते हैं। और अब इस बात की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है कि तात्कालिक तौर पर शिपिंग कंपनियां बहुत ज़्यादा रिस्क इस जोन में लेंगी और इसलिए सारी शिपिंग कंपनियां रोजाना के आधार पर, दैनिक आधार पर गतिविधियों का संचालन करते हुए और समीक्षा करते हुए अपनी शिपिंग लाइन्स को ऑपरेट कर रही हैं। तो इसका तात्कालिक असर तो यही होने वाला है कि सामानों की आपूर्ति में देरी होगी, जो हमें दिखाई देने लगी है। सर, भारत की क्या स्थिति बनती देख रहे हैं आप इस पूरे परिस्थिति में? भारत के दरवाजे तक ये युद्ध पहुंच गया है। अगर आप परोक्ष रूप से माने तो भारत के 2 जहाज़ों पर हमले हुए हाल फिलहाल में, और इसके बाद एक टैंकर था जिस पर हमला हुआ और एक केम प्लूटो जो करीब करीब गुजरात से थोड़ी दूर के तट के पास जिस पर हमला किया गया, और इससे पहले एक और जहाज़ था जिस पर हमला हुआ। इसके बाद भारत को अपनी नौसेना को सक्रिय करना पड़ा। भारत ने अपने 2 वारशिप्स अरेबियन सी में भेजे और वहाँ अपने जहाज़ों की सुरक्षा शुरू की। तो चाहते ना चाहते ये जो मध्य पूर्व का युद्ध था, ये भारत की दहलीज तक आ गया। प्रत्यक्ष रूप से भी आ गया, परोक्ष रूप से इसलिए आ गया क्योंकि इसी रास्ते से भारत को मिलने वाली नेचुरल गैस आती है और इसी रास्ते से भारत को मिलने वाला तेल आता है। और इसके अलावा यूरोप से आने वाली कई सप्लाईज आती हैं। कंटेनर्स जो शिप्स आते हैं, जो कंटेनर शिप आते हैं, वो भारत में कई चीज़ों को उतारते हैं और ट्रांजिट के तौर पर यहाँ से सामानों को ले जाते हैं। तो अब भारत के लिए रक्षा की दृष्टि से भी और व्यापार की दृष्टि से भी युद्ध बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखना जरूरी कि भारत की दूसरी चुनौती है कि यही जोन ऐसा है जिस जोन में भी इतनी ज़्यादा सक्रियता है सुरक्षा संबंधी चुनौतियों की कि यही पायरेट्स की एक्टिविटी भी ज़्यादा है। तो अफ्रीकन एरिया से लेकर और अरेबियन सागर तक और इंडियन ओशन के इस हिस्से में पायरेट्स की एक्टिविटीज़ भी तेज़ी से बढ़ी। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने सारी शिपिंग कंपनियों को विस्तृत रूप से इस बात की चेतावनी दी थी कि इसी क्षेत्र में अब पायरेट्स की गतिविधियां भी बढ़ना शुरू हो गई, खासतौर से सोमाली पायरेट्स की। ये पूरी तस्वीर भारत के लिए के इस हिस्से में आपूर्ति को प्रभावित करने का संकेत दे रही है। और अगर रेड सी के इलाके में गतिविधियां और ज़्यादा गर्म हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यमन और हूती विद्रोहियों के पास जिस तरीके के हथियार हैं, उनके पास जिस तरीके के ड्रोन हैं और जैसे वो समुद्री ट्रैफिक को निशाना बना रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर कई महत्वपूर्ण चीज़ों की सप्लाई लाइन प्रभावित हो सकती है। सर, कुल मिला के अब आपने बताया कि तमाम परिस्थितियां बन रही हैं और जो सबसे ज़्यादा कमोडिटी जिन पर असर है वो क्रूड और नेचुरल गैस है। तो क्रूड अब यहाँ पे $81 के आसपास कारोबार कर रहा है। क्या लगता है आपको भविष्य में क्या संभावना बनती दिख रही है? अभी स्पष्ट रूप से क्रूड को लेकर पर सीधा कोई बड़ा हमला ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन क्रूड पर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है शिपिंग कंपनियों पर, टैंकर्स पर, वो बढ़ा हुआ है। जो इस क्षेत्र के प्रमुख कच्चा तेल उत्पादक सप्लायर देश हैं, वो अभी इस परिस्थिति को करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेंटीमेंट देखें तो सेंटीमेंट कच्चे तेल की कीमतों के अगेंस्ट है। और इसलिए हमने देखा कि जैसे जैसे हमले बढ़ते चले गए और इस एरिया में अब सिक्योरिटी एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई, भारत और तमाम देश अपनी अपनी सुरक्षा में आगे आ गए। इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इससे परिवहन में देरी होगी और परिवहन में देरी के कारण कच्चे तेल में बढ़ोतरी होगी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती ये भी है कि जो दूसरा बड़ा रूट है पनामा कैनाल, वहाँ भी एक
अजीब तरीके की पर्यावरणीय चुनौती चल रही है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। पनामा कैनाल में पानी की कमी है, इसलिए कैनाल सूख रही है, तो वहाँ से ट्रैफिक और भी ज़्यादा स्लो हो गया है। तो दुनिया के दो प्रमुख रूट, ट्रेड रूट, जिनसे दुनिया का सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, ऑलमोस्ट 90% कारोबार इन्हीं दोनों ट्रेड रूट से होता है, इन दोनों पर किसी न किसी तरीके का संकट बना हुआ है। और ये दोनों ही रूट कच्चे तेल के परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पनामा कैनाल अमेरिका से आने वाले और अमेरिका को जाने वाले कच्चे तेल, अमेरिका के आसपास के क्रूड ऑयल के परिवहन के लिए ज़रूरी है। और स्वेज, रेड सी और अरब सागर और का जो हिस्सा है वो एशिया को जाने वाला जो क्रूड है और एशिया के हिस्सों में जो गैस की सप्लाई है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए नए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस ने समुद्री रास्ते के जरिए निर्यात घटाने का फैसला किया है। जनवरी से रूस अपने पोर्ट्स के रास्ते कच्चे तेल के रोजाना निर्यात में 1 से 2 लाख बैरल की कटौती करेगा। दिसंबर तिमाही के दौरान रूस से जितना तेल एक्सपोर्ट हुआ, मार्च तिमाही के प्रतिबंधों में उसकी वजह से उतना एक्सपोर्ट हो पाना मुश्किल है। हाल ही में अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। सर, क्यों कम कर रहा है रूस ये अपना निर्यात? हमने आपको बताया था कि अमेरिका की तरफ से जो नए प्रतिबंध आए थे वो रूस से दुनिया के बाजार में जाने वाले कच्चे तेल को लेकर थे, जो अवैध रूप से बेचा जाता था और भेजा जा रहा है। वो तेल ग्रीस और समुद्री के ग्रीस के आसपास के इलाकों में आता है और उसके बाद फिर वो जो डार्क टैंकर हैं, डार्क फ्लीट्स हैं, उनमें वो तेल लोड किया जाता है और दुनिया के अन्य बाज़ारों में जाता है। और इसी पर सख्ती की थी नाटो और अमेरिका ने, और इन शिपिंग लाइन्स पर प्रतिबंध भी लगाए थे और रूस को इस बात के लिए रोका था। पर इस खबर में एक महत्वपूर्ण बात मुझे समझ में आई कि रूस की तरफ से आपूर्ति घटने के बाद भी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो दो तरीके से आपूर्ति घट रही है कच्चे क्रूड की। एक तो ओपेक देशों ने अपना उत्पादन भी घटा दिया और दूसरी तरफ रूस से जो अवैध रूप से भी या जो रूस के समुद्री रास्ते से तेल जाता था उस पर भी अब सख्ती हो रही है, ऐसा पता चला। और इस रूस ने उसकी आपूर्ति कम भी कर दी है। अब रूस जो भी कच्चे तेल की आपूर्ति कर रहा है वो उन देशों के साथ कर रहा है जहां से वो पाइपलाइन के जरिए भेजा जा सकता है, लेकिन उस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में उतनी तेजी बनती नहीं दिखाई दे रही। और इसकी बड़ी वजह है कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका में कच्चे तेल के उत्पादन में खासी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो सेंटिमेंट है वो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। और कोई एक बड़ी घटना या कोई बड़ा टैंकर या शिप अगर अटैक में आ गया, अभी तो किनारे से अटैक हो रहे हैं, लेकिन अगर अरब सागर के इस हिस्से में कोई एक बड़ा टैंकर शिप अटैक में आ गया तो फिर कच्चे तेल की में आग बढ़ सकती है, क्योंकि आपूर्तियां वैसे भी सीमित हैं। आगे बढ़ते हैं, मनी 9 के सर्वे की बात करते हैं। तो मंगलवार को हमने चर्चा की थी भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय की। आज चर्चा हम करेंगे कमाई के बाद होने वाले खर्च की। खर्च कहाँ होता है, कितने भारतीय परिवार लग्जरी लाइफ जीते हैं, कितने भारतीय परिवार अभी भी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कितने भारतीय परिवार इतना भी नहीं कमा पाते जितने में उनका मासिक खर्चा चल पाए। तो चलिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि जो खर्चा है वो लगभग कितना है, किन किन चीज़ों पर भारतीय परिवार खर्च करते हैं। राशन पर कितना खर्च करते हैं, ईएमआई पर कितना खर्च करते हैं, मेडिकल पर कितना खर्च करते हैं, एजुकेशन पर कितना खर्च करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले खर्च की परत खोलते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च भारतीय परिवार करते किन चीज़ों में है। तो मनी 9 के सर्वे का आंकड़ा ये बताता है, 35,000 परिवारों पे जो सर्वे हुआ है, कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो राशन पर होता है। जी हाँ, आप महीने का जो राशन लाते हैं उस पर 19% अपने मासिक आय का खर्च कर देते हैं, ये मनी 9 का सर्वे बताता है। ईंधन पर 8%, कपड़े पर 8%, फीस बच्चों की, ये शहरों में एक बड़ा खर्चा है, इस पर 10% सैलरी चली जाती है। बिल, जिसमें आप मोबाइल का बिल, बिजली का बिल, तमाम तरीके के बिल सब्सक्रिप्शन मान सकते हैं, उनमें 12%, दवाई पर 8%, किराया 3%। ये पूरे भारत की बात है, इसलिए औसत ये 3% है। केवल दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखेंगे तो ये प्रतिशत बड़ा दिखेगा। लोन पेमेंट पर 4%, क्रेडिट कार्ड के बिल पर 6%, यानी कि 6% पैसा अगर आप देखें दोनों मिलाकर, 2% क्रेडिट कार्ड का और 4% लोन का, 6% सैलरी का औसत चला जाता है कर्ज में। 8% अन्य खर्च होते हैं और 18% लगभग आपकी बचत होती है। सर, खर्च के इस आंकड़े को और भीतर जाके कैसे समझा जाए? शुभम, ये आंकड़ा देश का सबसे बड़ा सर्वे था और इस सर्वे में हमने कमाई के साथ साथ लोगों के खर्च के तौर तरीकों को समझने की कोशिश की, जहां से हमें पता चलेगा कि उनके पास उनकी जीवन स्तर कैसे बेहतर हो रहा है, उनके पास बचत के लिए क्या मिलता। अब इस आंकड़े को ज़रा गौर से देखिए। इस आंकड़े में 19% का खर्च राशन पर है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा खर्च है किसी भी परिवार के लिए जीवन चलाने के लिए स्टेपल और फूड पर। तो ये इस खर्च को आप 19% खर्च को उचित मान सकते हैं। पर मुझे इसमें जो दो आंकड़े सबसे ज़्यादा चौंकाते हैं वो चौंकाते हैं दवाई और ईंधन का। दवाई और ईंधन को अगर आप मिला लें और
बच्चों की फीस को मिला लें तो ये पूरा खर्च 28%। फूड के खर्च से ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप केवल दवाई और उसके खर्च को मिला लें तो फूड के खर्च से थोड़ा सा ही नीचे रह जाता है। ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी सब भारत के लोगों का मिलाकर अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा खाने के बाद दवाई और ईंधन का है। इसके अलावा जो लोन पेमेंट्स हैं वो 6% का हिस्सा ले रहे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसे ध्यान रखना ज़रूरी है। और दवाई और ईंधन दो ऐसे हिस्से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा महंगाई ने भी लोगों को प्रभावित किया है। 18% के आसपास की बचत दिखती है, जो भारतीय परिवारों में महंगाई को देखते हुए काफ़ी कम है। यानी भारत के परिवार सब कुछ खर्च करने के बाद अधिकांशतः 18% पैसा बचा पाते हैं, जो शायद उनके वल्नरेबल होने की रिस्क में होने की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं बचता है। बिल्कुल। महंगाई आपको कहाँ प्रभावित करती है? राशन में, ईंधन में। ईंधन चलिए आप मान लीजिए कि पिछले 1 साल में कीमतें नहीं बढ़ी पेट्रोल डीजल की, लेकिन राशन की महंगाई देखिए आपको प्रभावित करती है, इसीलिए आपके सैलरी का बड़ा हिस्सा चला जाता है राशन में। अगली बात जो हमने खर्च में समझी, अगली बात जो ज़रूरी थी वो ये थी कि कितने लोग ऐसे हैं जो इतना भी नहीं कमा पाते कि उनके घर का खर्चा चल पाए। यानी कि ये जो खर्चे हमने आपको बताए, ये खर्चे भी वो चला पाएं। तो ये पता चला कि भारत में 7% परिवार अभी भी ऐसे हैं, 7% परिवार अभी भी ऐसे हैं जो इतना भी नहीं कमाते कि उनका घर का खर्चा चल पाए। 93% ऐसे हैं जो कमाते हैं कि ठीक है, खींच तान के अपना महीना चला लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें भी क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसमें भी कर्ज होते हैं, तब उनका खर्चा चल पाता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के कर्ज से आप मकान तो खरीद नहीं रहे, खर्चा ही चला रहे हैं। तो जैसे तैसे 93% चला रहे, लेकिन सर 7% ये कितना इंपॉर्टेंट नंबर है? ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है 7%, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत सा परिवार हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है और उनके पास इतना खर्च के लिए नहीं है, और इसीलिए उनकी निर्भरता सरकार पर और बाकी स्कीमों पर ज़्यादा है। 93% लोगों वाला भी आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अगले ग्राफिक में हम समझेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें समझ में आएगा कि दरअसल ये जो 93% लोग हैं इनके जीवन स्तर की परिस्थिति क्या है। और जो लगातार हम आपके साथ मनी सेंट्रल के कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं कि भारत के पिरामिड में नीचे बैठे जो लोग हैं उनकी क्षमताएँ क्या हैं, वो कितना खर्च कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, क्या वो कभी मध्य वर्ग की बनने की संभावना देख पाएंगे, उसे हम अगले ग्राफिक से देखेंगे। समझते बिल्कुल। अगला ग्राफिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये बताता है कि जीवन का स्तर बेसिक, आपको ध्यान होगा मनी 9 के सर्वे में हम 4 चीज़ें जो जिनके घरों में मिली उनको हम बेसिक मानते हैं। कंफर्ट, जिन्होंने थोड़े ज़्यादा सुविधाएं अर्जित कर रखी, और लग्जरी, जिनके पास भाई कार भी है, 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी हैं, वो लोग लग्जरी में। 2022 से 2023 की तस्वीर बेहतर हुई। 2022 में 53% परिवार, यानी आधे से ज़्यादा परिवार ऐसे थे जो बेसिक खर्च कर पाते थे। अब 40% बेसिक की कैटेगरी में आते हैं। 44% 2022 में कंफर्ट में थे, जो अब बढ़कर 55% हो गए, यानी कि लोग यहां से यहां शिफ्ट हुए। और लग्जरी में भी अब 3 की जगह 5% का हिस्सा हो गया है लग्जरी के भी एक्सपेंसेस में। सर ये आंकड़ा और बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए? इस आंकड़े में महत्वपूर्ण बात है, बेसिक लेवल के ऊपर जिनके पास बहुत बुनियादी सुविधाएं हैं, ये भारत में 40% परिवार हैं। 40% परिवार काफ़ी बड़ा हिस्सा है, यानी इनके लिए अभी एक अगले 5 तक जाने के लिए लंबी लड़ाई है। इनके पास 4-5 जो बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली का कनेक्शन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, फीचर फ़ोन्स हैं, ऐसी बुनियादी सुविधाओं वाले लोग हैं, 40% लोग हैं। इसके अलावा दूसरा वाला जो हिस्सा कंफर्ट का हिस्सा है, जिस हिस्से पर हमने थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी, ये बताता है कि भारत के मध्य वर्ग में इस हिस्से में जो पिछले साल कोविड का असर था वो कम हुआ, और उसकी बढ़ोतरी के साथ लोग इसमें आगे बढ़े। पर सबसे ज़्यादा जो ऊपर का हिस्सा है 3 से 5% वाला, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने देखा कि उच्च आय वर्ग वाले या लग्जरी जीवन जीने वालों की संख्या, उन परिवारों की संख्या 3 से बढ़कर 5% हो गई, जो हम आपको लगातार के शेप रिकवरी के तौर पर बताते रहे हैं कि ये पूरा आंकड़ा ये बताता है कि कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊपर के स्तर पर जिन लोगों के पास कमाई और स्रोत अच्छे थे, उनकी का जीवन स्तर खासा बेहतर हुआ है। चलिए अब आते हैं बात राज्यों की। ये तो बात हुई पूरे देश की कि देश में कितने परिवार ऐसे हैं जो लग्जरी कंफर्ट हैं। राज्यों में देखिए कि वो कौन से राज्य हैं जिनमें लोग बचाते कितना है, मासिक खर्च करने के बाद जब वो खर्चा कर देते हैं तो वो कितना बचा पाते हैं। उत्तराखंड में 36%, झारखंड 35%, ये टॉप 5 स्टेट हैं भारत के जो खर्च के बाद ज़्यादा बचा पाते हैं, यानी कि इनकी मासिक आय ज़्यादा है। ज़्यादा में से जब ये खर्च भी कर देते हैं महीने भर का, तब भी इनके पास ठीक ठाक पैसा बच जाता है। वहीं बॉटम 5 देखें, बॉटम 5 में जो राज्य हैं उनकी फेहरिस्त में जो राज्य आते हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात। ये वो राज्य हैं जिनकी मासिक आय के बाद जो खर्च करते हैं उसके बाद जो स्थिति है वो सबसे कमज़ोर है, इनके पास बच नहीं पाता। सर इन राज्यों के बारे में कुछ कहेंगे आप?
ये दोनों आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। हाँ, इन आंकड़ों में राज्यों के नाम आप दोबारा देखिए स्क्रीन पर, एक बार फिर से ये देखिए। झारखंड जो कि आमतौर पर आय में कम है, जिसमें जहां पर आय में कमी दिखाई देती है, अगर आप उसे देखें तो बचत में ज़्यादा है, यानी वहां जीवन स्तर कमज़ोर है लोग झारखंड में, हमने कल आपको दिखाया था कि झारखंड जो है वो कमाई के आधार पर, पारिवारिक कमाई के आधार पर बॉटम में आता है, लेकिन वहां तब भी 35% तक बचत हो जाती है सारे खर्च के बाद। पंजाब में भी 25% बचत हो जाती है, उत्तराखंड में भी 36% बचत हो जाती है। ये वो राज्य हैं, इसमें महाराष्ट्र को आप अलग, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ को अलग कर दें तो दो राज्य ऐसे हैं जो इनकम के लिहाज से टॉप रैंकिंग में नहीं है, लेकिन जीवन स्तर सीमित है और इसलिए लोग वहां बचत कर रहे हैं, सुरक्षा है और अपने पास थोड़ा पैसा बचा पा रहे हैं। जबकि गुजरात जो आय में सबसे ऊपर है, वहां सबसे कम बचत के आधार पर, और यही वो बताता है जो कैशियप रिकवरी है। क्योंकि गुजरात में लोगों के पास खर्च करने की सुविधाएं हैं, इसलिए उनके एक्सपेंडिचर्स बढ़े हुए हैं। केरल में भी 10% है। तो केरल और गुजरात ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु को भी आप जोड़ लें, ऐसे राज्य हैं जहां आमतौर पर परिवारों की औसत आय ज़्यादा है, पर उनके पास महंगाई का असर, उनके जीवन स्तर की कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए उनके पास सेविंग्स कम दिखाई देती। तो आज हमने चर्चा की खर्च पर, पहले चर्चा हुई कमाई पर, खर्च पर, अब आगे बढ़ेंगे, बचत पर चर्चा करेंगे, निवेश पर चर्चा करेंगे और हर दिन मनी सेंट्रल में एक नया अध्याय खोलते जाएंगे आपके सामने। फिलहाल आज के मनी सेंट्रल में इतना ही, कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दीवार